नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से बात करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या जजमेंट है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, पूरी डिटेल में वीडियो देखिए। ये वीडियो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट में आपको जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिलेगा, जजमेंट की कॉपी भी हर लोन डिफॉल्टर के पास होनी चाहिए। और मैटर क्या है, पहले तो आपने लोन ले लेते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं तो कंपनियां ऐसा व्यवहार आपके साथ करती हैं, ऐसा लगता है कि आप एक अपराधी हो। आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि आपने लोन लिया और डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हो। आपको अपराधी बना देते हैं। अब है नहीं, लोन लेना, लोन न चुका पाना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है। आप अपराधी नहीं है, लेकिन वो मेंटली ऐसा टॉर्चर करते हैं कि आपको लगता है कि आप अपराधी हैं। जब लोन लेते समय आपको फोन करके बुलाएंगे कि सर आपके यहाँ तक कस्टमर केयर बैठा रखे हैं, फोन करके लोन ले लीजिए, आपका सिबिल अच्छा है, ऐसे करके बातें करेंगे। सब कुछ अच्छा व्यवहार रहता है, लेकिन किसी विषम परिस्थिति के कारण जब आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, जॉब लॉस हो सकता है, बीमारी हो सकता है, कोई व्यापार में घाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोन जब नहीं दे पाते हैं तो यही एजेंट आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो आपको करना क्या है क्या, और ये सब आपके साथ भी हो रहा होगा, ऐसा जरूर हो रहा होगा। अगर आपने लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए हैं, तो ये सब समस्याएं, प्रक्रियाएं आपके साथ हो रही होंगी। आप उसके साथ देखो, लोन धारकों को ये सब पीड़ा झेलनी पड़ेगी। आप लोन धारक हैं, ये सब जो पीड़ा है झेलनी है। कोई खुशी से झेलेगा, कोई तकलीफ में झेलेगा, यहाँ तक कोई तो आत्महत्या तक भी सोच लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लोन लेना तो अपराध है ही नहीं, मैंने पहले ही बता रखा है। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो नियम है, वो तो करना ही होगा। लेकिन आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। मैं आपको आपका अधिकार बता सकता हूं, करना तो आपको है, फ्रंट पे तो आप हैं। तो आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये लोन कंपनियों के ऊपर एक सख्त तमाचा है। लोन कंपनियां जो मनमानी कर रही हैं, जो अपने मर्जी से कुछ भी कर दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोपरि है, उसका निर्णय जो आया हुआ है, आप देश की दशा और दिशा को तय करता है। और लोन रिकवरी एजेंट ऐसी मनमानी कर रहे हैं, उनके चेहरे पे एक सख्त मैं इसलिए कह रहा हूं, सख्त तमाचा है, झन्नाटेदार। तो आज जो हम जजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई की ये गाइडलाइन है, आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपकी परिस्थिति खराब है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी, आपको कैसे पता चलेगा। तो आरबीआई की साफ गाइडलाइन है कि कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भेज दीजिए। और ये लीगल प्रायर नोटिस कुछ लोग मेल पे करते हैं, तो मेल मत करिए। मेल का कोई मतलब नहीं है। आपको रजिस्टर्ड डाक से, रजिस्टर्ड डाक से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से होना चाहिए। और ये नोटिस एडवोकेट के माध्यम से होना चाहिए, जिसपे एडवोकेट के लेटर हेड पे होना चाहिए। बिना एडवोकेट के लेटर हेड पे इसका कोई मान्य नहीं है। तो ये चीज होता है एडवोकेट की तरफ से जो लेटर भेजे जाते हैं, क्योंकि एक एडवोकेट ही कह सकता है कि इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो मेरा क्लाइंट स्वतंत्र है आपके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो एडवोकेट ही लिख सकता है, आप अपने लिए नहीं लिख सकते। तो इसलिए जो नोटिस होता है, लीगल प्रायर नोटिस, कंपनी को आपको देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। अब आ जाता है जजमेंट के बारे में। जजमेंट क्या था, अभी जो जजमेंट है मैं इसके डिटेल में आपको बता देता हूं। एक मिनट। हाँ, याचिकाकर्ता थे देवाशीष राय चौधरी। देवाशीष राय चौधरी नाम के जो व्यक्ति थे, बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 15,15,000 रुपए का लोन लिए थे। ये कोलकाता में कमर्शियल बस होती है, उसको खरीदा था उन्होंने। खरीदने के बाद बैंक के पास खरीदा था, तो बैंक के गिरवी तो होगा ही, तो बैंक के पास इनके पेपर गिरवी रखे हुए थे। पेपर मतलब बैंक के पास ये गिरवी थे, बैंक से लोन लिया हुआ था। और इन्होंने क्या किया, इनके रिकवरी एजेंट ने वाहन को जब्त कर लिया। और जब्त करने के बाद कई बार वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने वापस नहीं किया। माने रिकवरी एजेंट जो वाहन को जब्त कर लिए। जब्त करने के बाद इन्होंने ओटीएस में वन टाइम सेटलमेंट के लिए ऑफर किया कि वन टाइम सेटलमेंट करके इस अमाउंट को क्लोज करते हैं, इस केस को खत्म करते हैं। तो उन्होंने 15 लाख के जो लोन थे, लगभग 2 लाख रुपए में इसको ओटीएस करके वन टाइम में सेटलमेंट कर दिया। सेटलमेंट के बाद जब इनको
गाड़ी लौटाई गई तो गाड़ी की अवस्था जो थी क्षतिग्रस्त अवस्था में लौटाई गई। यहां तक कि चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी बदल दिए गए हैं। सोचिए, चेसिस नंबर और इंजन नंबर, जो इंजन है इंजन का नंबर और चेसिस नंबर बदल दिए गए। कोर्ट ने यह पाया कि रिकवरी एजेंट का व्यवहार जो था गुंडों का एक समूह प्रतीत होता है। माने माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, एक सख्त टिप्पणी किया गया है। ये रिकवरी एजेंट जो मैं बताता हूं ना, ये जो फर्जी वाले आते हैं, इन्हीं की बात कर रहा हूं। ये रिकवरी एजेंट गुंडों का एक समूह प्रतीत होता है। यहां तक ये मेरी भाषा नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। ये गुंडों का समूह प्रतीत होता है और पीड़ित को मुआवजा दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को पीड़ितों को मुआवजा देना और फिर राशि को एजेंटों से वसूल करने का निर्देश दिया। मुआवजा भी देना है और राशि को एजेंटों से वसूल करने का निर्देश दिया। साथ ही कोलकाता पुलिस को मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 2 महीने में जांच करके निर्देश देने के लिए कहा। तो ये प्रक्रिया थी। हुआ था कि जो गाड़ी लिया गया था, गाड़ी को क्षतिग्रस्त अवस्था में दे दिए। यहां तक कि नंबर बताइए, चेसिस नंबर भी बदल दिए, इंजन नंबर भी बदल दिए। तो ऐसी क्षतिग्रस्त अवस्था में इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको जुर्माना भी लगाया, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए। तो ये होता है, आपको अपना राइट्स, अपना अधिकार पता चले तो आप कर सकते हैं। और यहां तक कि रिकवरी एजेंट की कड़ी निंदा किया गया है। इस जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब कोर्ट ने रिकवरी एजेंट को सार्वजनिक व्यवस्थाओं के खिलाफ अवैध में ग्रुप ऑफ माने गुंडों का एक समूह बताया। रिकवरी एजेंट की कड़ी निंदा में ये बताया, ये ग्रुप जो है एक समूह है, गुंडों का एक समूह बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जो बैंक वाले एजेंट ठेकेदारों पर निगरानी रखें, जो ये एजेंट होते हैं रिकवरी एजेंट, जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसियां होती हैं, उनके ठेकेदारों को निगरानी रखें, नहीं तो जुर्माना वसूल करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ये ऐसा गलत करते हैं तो उस पर जुर्माना भी वसूल करना चाहिए। और उसके बाद बैंक की क्या जिम्मेदारी होती है? कोर्ट ने बैंक को यह चीज दलील दिया कि रिकवरी एजेंट यदि दुर्व्यवहार करते हैं, मान सम्मान खराब करते हैं, तो इसकी जवाबदेही से नहीं छूट सकते। यदि एजेंट गलत किया है तो बैंक पीड़ितों को राहत नहीं देगी। बैंक जो है पीड़ितों को राहत देनी होगी, बैंक पीड़ितों को राहत देने का, बैंक में एजेंट की वसूली कर, जो लोग वसूली करते हैं बैंक की भी जवाबदेही है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसका जवाब देना बैंक का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि बैंक आपके अधिकार को नहीं मानेगा, वो मनमानी कुछ भी कर सकते हैं। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस, कोलकाता पुलिस को आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करके जांच करके 2 महीने के भीतर में पूरी चार्जशीट वगैरह पेश करे। तो ये होता है कोर्ट में। इन्होंने क्या किया, ऐसी परिस्थितियां, तो इसमें जान लीजिए कंपनियां, बैंक क्या कर सकती है पता है? आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया है, तो कंपनियां को क्या कर सकती है? क्या सकती है? कानूनी नोटिस दे सकती थी। कानूनी जो नोटिस दे करके रिकवरी करने का जो प्रक्रिया है, थाने पे इन्फॉर्म करके पुलिस लेकर के तब जानी चाहिए थी, या सरफेसी एक्ट का नोटिस देना चाहिए था। उस कोर्ट की प्रक्रिया जो उसका पालन करना चाहिए। वैधानिक रूप से नीलामी करनी चाहिए। गुंडई करके जबरदस्ती कैंपस से गाड़ी को छीन लेना, गुंडई करके ले जाना, ये तो गलत है। और बैंक क्या नहीं कर सकती, दबाव डालने के लिए गुंडों एजेंटों का अवैध इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये लोग जो किए थे, दबाव डालने के लिए गुंडई करके जबरदस्ती गाड़ी को छीन लेगा। वाहन संपत्ति को बिना नोटिस के जब्त नहीं कर सकते। क्षतिग्रस्त स्थिति में संपत्ति को वापस नहीं लौटा सकते। तो ये चीज होती है, बैंक नहीं कर सकती। उसके बाद भी बैंक ने जो नहीं करना था, बैंक ने वही किया। गुंडों को भेजा, बिना नोटिस के जब्त किया और क्षतिग्रस्त अवस्था में लौटाया, जो कि नहीं करना था। करना क्या था? वैध नोटिस देना चाहिए था, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, गाड़ी की वसूली करना चाहिए, सरफेसी एक्ट का होना, जो प्रावधान है, जो कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। बिना कोर्ट की प्रक्रिया के पालन के वैधानिक रूप से नीलामी होती है। उसका नियम है, प्रोसेस है, तरीका है। जबरदस्ती कोई आपके लोन को, आपकी गाड़ी को उठा करके जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये रिकवरी एजेंट को कड़ी फटकार लगाई गई है। जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है, इसको कड़ी फटकार लगाई गई है। और एक आदेश में मुआवजा देने, अगर आप, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बैंक को मुआवजा देना पड़ा।
5 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ा और मुआवजा एजेंटों से वसूल करिए। और पुलिस 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा, एफआईआर दर्ज करिए, इनकी चार्जशीट दाखिल करें। अब बोरोवर को बैंक और एजेंसियों पर सख्त रहना चाहिए। बैंक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजेंट को दे दिए, इसका मतलब कुछ एजेंट कुछ भी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, आपके मान सम्मान को खराब कर रहा है, ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं कर सकता है। तो ये केस से आपको क्या पता चलता है पता है? अगर आप इस केस से आपको यही पता चलता है, अगर आपको कानून की जानकारी है, कानून से बड़ा कोई नहीं है हमारे देश में, कानून से बड़ा कोई नहीं, इसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको मैं ज़रूरत पड़ने पे अदालत में जाएंगे तो आपको वहाँ पे न्याय मिलेगा। इन्होंने देवाशीष राज चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ पे उनको न्याय भी मिला, उनकी गाड़ी का भी जो मुआवजा था मुआवजा भी मिला, एफआईआर भी दर्ज हुई, रिकवरी एजेंट के खिलाफ भी हुआ, तो बैंकों को मुआवजा देना पड़ा। तो ऐसा आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। अगर आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गए, तो परिस्थितियां आपके साथ भी ऐसी आती हैं। तो इस कंडीशन में आपको इस कोर्ट, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इसका हवाला देते हुए आप अपने केस में या फिर आपके पास इस जजमेंट की कॉपी होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे जजमेंट की कॉपी, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो आप इस जजमेंट का हवाला दे करके आप केस को लड़ सकें और जीत सकें। आप अपने एडवोकेट को दे दीजिए कि हाँ, इस केस में जो केस है देवाशीष राज चौधरी वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ ये जजमेंट है, इसका हवाला देते हुए आप अपनी बात को रख सके। तो रिकवरी एजेंट जो गुंडों का समूह है, इस पे सख्त टिप्पणी की गई है। तो इस पे कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो पहला काम आईडी कार्ड है, कौन? आईडी कार्ड। उसके बाद विजिट लेटर, तुम हो कौन? विजिट लेटर। उसके बाद डीआरए लाइसेंस है तो बात करने, तो निकाल इन लोगों भिखारियों को, 2 कौड़ी के भिखारी जो होते हैं, जो इनकी औकात नहीं है कुछ और आकर के मनमानी गुंडई करते हैं। इनका क्या राइट्स है? बिना आईडी कार्ड के पहुंच जाते हैं घर पे, बिना विजिट लेटर के पहुंच जा रहे हैं। ऐसा पहुंच रहे हैं और आप इनसे डर रहे हैं, इसलिए आपको डरा रहे हैं। आप डर रहे हैं इसलिए आपको डरा रहे हैं। अगर जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे तो उस दिन वो डराना बंद कर देंगे। तो आप डरेंगे तो डराएंगे। तो एक चीज जान लीजिए, डरेंगे तो ही डराएंगे, नहीं डरेंगे तो कोई डरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नियम क्या है, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, कोई क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस, उसका जवाब दीजिए, डिमांड नोटिस, उसका जवाब दीजिए, आर्बिट्रेशन नोटिस, उसका आपत्ति दीजिए, जजमेंट की कॉपी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी लगा के उसकी आपत्ति दीजिए। उसके बाद हो सकता है लोक अदालत में सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि 13 सितंबर को लोक अदालत है, वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। साल में 4 बार लगता है। या फिर ये कर सकते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, सेम डे बेल हो जाती है। उसके बाद भी ये केस को लोक अदालत में, नाम ही है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, कभी भी सेटलमेंट किया जा सकता है। तो कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, परेशानी हो, कंपनी जो नोटिस दे रही है, नोटिस का रिप्लाई करना है। आप हमारे माध्यम से भी नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन है। अगर आप किसी परिस्थिति में, आपकी स्थिति परिस्थिति को बयां करने के लिए आप एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे आप लीगल प्रायर नोटिस जरूर भेज दीजिए, और आप हमारे माध्यम से भी लीगल प्रायर नोटिस भिजवा सकते हैं। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 13(2) सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस आता है, या 13(4) का नोटिस आता है, या डीएम साहब का नोटिस आता है, तो आप हमसे पर्सनली भी मीटिंग कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बता देगी, उसके बाद पर्सनली आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे कॉल बुक करके हमसे डिटेल में बात हो जाएगी। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।